नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं आपके साथ लक्ष्मी और आज के इस बुलेटिन में एक बेहद ही जरूरी खबर की बात करेंगे। पटना से यह खबर है जहां पर एक बार फिर से देखिए शहर में नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ है। जी हां, खुले चैम्बर में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। यह घटना नौबतपुर के सरासत गांव की बताई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची पढ़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो रास्ते में खुले नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। 5 दिन के भीतर खुले नाले में गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है और इस घटना ने पटना में खुले नाले और सिस्टम में गड्ढे पर सवाल उठा दिया है। अब इस पूरी घटना के बाद देखिए लोगों में भारी नाराजगी है, आक्रोश है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में इस वक्त मातम है। विभाग और प्रशासन को अब इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। परिवार वाले साफ तौर पर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक बच्चे की इस गड्ढे में डूब जाने की खबर मिली थी। आंगनबाड़ी में दरअसल पढ़ने के लिए बच्ची जा रही थी, इस दौरान हादसे की शिकार हो गई। खुले नाले में गिरने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। ये जो खुला नाला है वो मौत का गड्ढा बन गया। 2.5 साल की ये बच्ची थी जिसकी मौत हो गई है। पढ़ने के लिए बच्ची जा रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्ची की मौत हो गई। परिवार में मातम है। शहर में नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ है। 2.5 साल की बच्ची की नाले में गिर जाने की वजह से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि लौटते वक्त नाले में बच्ची गिरी है। आंगनबाड़ी जो है वो केंद्र से 100 मीटर दूर पर यह हादसा हुआ है। यानी कि बच्ची आंगनबाड़ी गई पढ़ने के लिए, पढ़कर वो वापस लौट रही थी। घंटों खोजबीन हुई, बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला और खुले चैम्बर में बच्ची के बैग पर नजर पड़ी लोगों की। उसके बाद पानी सुखाया गया उस नाले का, फिर पता चला दरअसल बच्ची बैग के साथ ही उस नाले में गिर गई थी। पटना के नौबतपुर में यह हादसा बेहद दर्दनाक हादसा और ये कोई पहली घटना नहीं है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक बच्चे की गिरने की खबर है। तो 5 दिन के भीतर खुले नाले में गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है। देखिए अभी पिछले दिनों ही फुलवारी शरीफ के राय चौक इलाके में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें गिरने से 2 साल की बच्ची जो है वो खादिजा की मौत हो गई थी। बच्ची के लापता होने के बाद में सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया था, जिसमें खुले नाले में गिरने की बात सामने आई थी। न्यूज 18 ने भी खुले नाले को लेकर के कई शहरों में पड़ताल की थी, जिसमें अधिकांश जगहों पर सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ था। ऐसे में सरकार और प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जागने की जरूरत है। और देखिए सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सवाल हैं। ये मौत के गड्ढे पर सुलगते हुए सवाल न्यूज 18 ये पूछ रहा है, खुले नाले को ढकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? न्यूज 18 का ये सवाल, खुले नाले को ढकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? सवाल ये भी, सरकार और विभाग की आखिर नजर क्यों नहीं पड़ती है इन खुले हुए नालों पर? और सवाल ये भी, 1 हफ्ते के भीतर दूसरी घटना से सबक कब लेगी विभाग? पहले हादसे के बाद भी आखिर ये मौत का इंतजार क्यों करता रहा प्रशासन? और क्या कई शहरों में हुई घटना पर आखिर विभाग क्यों नहीं जागा है? और सवाल ये भी कि कितने लोगों की जान लेगा ये मौत का गड्ढा? पहले हादसे के बाद भी आखिर मौत का इंतजार क्यों करना पड़ा? मौत के गड्ढे पर सुलगते हुए सवाल न्यूज 18 पूछ रहा है, कई शहरों में हुई घटना पर आखिर विभाग क्यों नहीं जागा? कुंभकर्णी नींद से विभाग क्यों नहीं जागा है? ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, अब साफ तौर पर परिवार वाले जो हैं वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आपने भी बताया कि ये 5 दिनों के अंदर अंदर ये दूसरी घटना है, फिर भी सबक विभाग ने नहीं लिया है। अमरजीत, अभी क्या आपकी बात हुई है प्रशासन के मतलब किसी अधिकारियों से? जी देखिए, कोई अधिकारी इसमें फोन अभी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो है अगर बात की जाए 1 सप्ताह के अंदर तो ये दूसरी घटना पटना जिला के लिए मानी जा रही है। क्योंकि जो है पहले नगर परिषद क्षेत्र में फुलवारी शरीफ में घटना हुई थी, जिसके बाद जो है नगर परिषद क्षेत्र जागा और जितने भी चैम्बर खुले हुए थे सारा बंद कर दिया। ये न्यूज 18 पे खबर चली, उसके बाद असर हुआ। लेकिन ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके की स्थिति ये है कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अगर ये जो है चैम्बर में मौत बच्ची की हुई है, उसके बाद भी हमें नहीं लगता कि प्रशासन जागेगी और इस तरह के चैम्बर को जो है बंद कराएगी।
लेकिन घटना हुई है इस नाले में एक और बच्ची की मौत हुई है। और ये जो है सरासत गांव नवतपुर थाना क्षेत्र का ये पड़ता है। वहां पर जो है ये घटना घटित हुई है। जब जो है बच्ची आंगनबाड़ी पढ़ने गई थी, पढ़ने के बाद लौट रही थी, उसी दौरान ये घटना घटित हुई। और बच्ची जब गिरी तो कोई दोपहर का टाइम था, कोई देखने वाला नहीं था, तो वो बच्ची उसी नाले में घंटों पड़ी रही। जब परिजनों को पता चला कि हमारी बच्ची नहीं आई है तो खोजबीन शुरू किया। और खोजबीन जब शुरू किया गया तो शाम को पता चलता है और नाले में बैग दिखाई देता है एक व्यक्ति को, एक ग्रामीण को। तो वो जो है उस पे जो है जब निकालता है तो पता चलता है कि ये वही बच्ची थी रिया, जिसकी उस नाले में गिरने से मौत हो गई। गांव के सरासत के रहने वाले राकेश कुमार की बेटी रिया है और ये तकरीबन 12 बजे लौट जाती थी। लौट कर नहीं आई तो परिजन घबराए कि आखिर हमारी बच्ची का क्या हुआ। गांव में कुछ जो है बेचने आए थे, उन लोगों पे आरोप लगा कि कहीं जो है ये तो हमारी बच्ची नहीं चुरा ली, क्योंकि जो है कई एक घटना इस तरह की होती है। तो वो खोजबीन शुरू किया गया कि जो है कहीं बच्ची हमारी चुरा करके तो नहीं ले जाकर गई। लेकिन शाम को अंततः पता चला कि उसकी बच्ची का जो है मौत उसी नाले में हुई जिसका चैम्बर खुला हुआ था। और उसी चैम्बर के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसे पानी निकाला गया। उसके बाद बच्ची के शव को बाहर निकाला गया। परिजनों में काफी जो है आक्रोश भी है और रो रो कर बुरा हाल है। और ग्रामीण भी आक्रोशित है कि आखिर जो है जो चैम्बर है उसे क्यों नहीं बनाया जाता है। मुखिया पे भी आरोप लग रहा है कि बनाया गया और नहीं बनाया गया। तो ऐसे में जो है ये हमेशा खतरनाक होता है। तो ये घटना जो है लोगों को कितने फीट की गहराई होगी इसकी अमरजीत? ये देखिए बड़ा नाला है। गांव में जो है अधिकतर जो है नाले छोटे होते हैं, लेकिन ये जो है गांव का नाला है ये लगभग 3x3 का ये नाला है और काफी पानी बहता रहता है। और उसी नाले में गिर करके बच्ची की मौत हुई, क्योंकि उस नाले से निकल पाना बच्ची के लिए मुश्किल था और उसी में उसने दम तोड़ दिया। जी अमरजीत, प्रशासन को जागना पड़ेगा। बहुत बड़ी लापरवाही है नगर परिषद की। आखिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से कोई परिवार क्यों सफर करे? परिवार का भी साफ तौर पर यही आरोप है। और क्या खामियाजा जो है प्रशासन भुगतने के लिए तैयार होगा? क्योंकि एक परिवार की बच्चे आस होते हैं और इसको सफर परिवार वालों को करना पड़ेगा। अमरजीत, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जाहिर सी बात है कि खामियाजा उन परिवार को भुगतना पड़ता है जिनकी बच्चे की मौत होती है। और दूसरा जो है इसमें सिर्फ जो है थोड़ी संवेदना दे सकता है, लेकिन जो है इस मामले में अगर बात करें ग्रामीण इलाके में, तो ग्रामीण इलाके में भी जो है काफी तरह के योजनाएं चली हैं, जिसमें जो है नाले बनाने के साथ साथ जो है साफ सफाई को लेकर के भी जो है कई एक योजना चली है। लेकिन उसके बावजूद जो है साफ सफाई अभियान जो है स्थिर है। हर एक पंचायत में इस तरह की साफ सफाई नहीं होता है और उसी का नतीजा है इसमें भी साफ सफाई नहीं हुई, घाट भरा हुआ था और उसी की वजह से बच्ची बाहर नहीं निकल पाई। जो उसने कोशिश की होगी बाहर निकलने की, लेकिन किसी को दिखाई भी नहीं दिया। जब दिखाई दिया जब उसकी मौत हो चुकी थी। तो ये मौत का सिलसिला जारी है अभी और इसे रोकने के लिए प्रशासन की पहल जो है अभी नाकाम नजर आती है, खास करके ग्रामीण इलाकों में। जी बिल्कुल, अगर ये लापरवाही से सबक प्रशासन नहीं लेता है तो आज रिया की जान गई है, कल किसी और की जान जाएगी। अमरजीत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन फिलहाल देखिए प्रशासन जो अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, जैसा अमरजीत ने अभी बताया है। कोई भी कुछ कहने से अभी बचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको अभी ये जो मामला है वो बता रहे हैं नौबतपुर के सरासत गांव का, लेकिन इससे पहले फुलवारी शरीफ में 14 फरवरी के दिन ऐसी ही घटना घटी थी। ये दो तस्वीरें आप देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या हाल है छोटे जगहों का, जहां पर इस तरीके के नाले को खुला छोड़ दिया जाता है, ढका नहीं जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अंदाजा नहीं होता है, कभी कोई खेलते वक्त, कभी कोई आने जाने के क्रम में उस गड्ढे में गिर जाता है। देखिए 5 दिन पहले एक बच्ची की मौत हुई थी इसी तरीके से। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेलते हुए वो बच्ची जो है वो गिर जाती है उस गड्ढे में। और ये दानापुर की तस्वीर है, यहाँ पर आप देखिए बच्ची आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए जाती है और वापस लौटते वक्त वो गिर जाती है। परिवार वालों को यही पता रहता है कि पढ़ने के लिए गई होगी,
और बहुत देर के बाद खोजबीन की जाती है, बच्ची का कुछ भी नहीं पता चलता है। कुछ लोगों को ये भी डर रहता है कि कहीं बच्ची को किडनैप तो नहीं कर लिया गया है, कहीं बच्ची को, जो आजकल अफवाहें चल रही हैं बच्चा चोर की, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। बहुत सारे ख्यालात आते हैं मन में। ये दो तस्वीरें साफ तौर पर लापरवाही की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे और अब बात करेंगे नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी हुई। देखिए, गुरुवार को भी जहानाबाद गई थी सीबीआई। छात्रा के मामा के गांव में पूछताछ हुई है, परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई है। लगभग 3 से 4 घंटे से पूछताछ हुई। और आपको बता दें कि जहानाबाद जो सीबीआई की टीम पहुंची है वो तीसरी बार पहुंची है। और बताते चलें आपको, छात्रा के मामा को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो पहले तो मामा की तरफ से सहयोग नहीं किया गया, परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ हुई है। और अब बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 घंटे की पूछताछ हुई है। हालांकि पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है ये फिलहाल नहीं पता चल पाया। लेकिन इससे पहले अब देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पहले तो मामा की तरफ से सहयोग नहीं किया गया जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जब गांव में सीबीआई की टीम पहुंचती है तो पूछताछ हुई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, सीबीआई की टीम तीसरी बार जहानाबाद जिले में पहुंची। इस बार जो है मखदुमपुर थाना क्षेत्र में जो मृतक छात्रा है उनके मामा का घर है और वहीं गई थी, लेकिन वो उस घर में सारे सदस्य मौजूद नहीं थे। तो उन लोगों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम उनके साथ ही गया में जो और परिवार रहते हैं उनके पास चले। कारण ये था, छात्रा की मौत हुई थी और वो अस्पताल में भर्ती थी। उस समय मामा घर के लोग साथ में थे और कई आरोप लगाए गए थे। हॉस्टल संचालिका पर भी आरोप लगाया गया था कि उसने पैसा देने की बात कही थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर सीबीआई की टीम पूछताछ करना चाहती थी। मामा से क्या पूछताछ हो पाई है राजीव? देखिए, पूछताछ को लेकर न तो सीबीआई कोई बयान जारी करती है और न तो परिवार के लोग बताते हैं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो यही बताते हैं कि मामा के लोगों से पूछताछ की गई थी कि क्या कुछ हुआ था इलाज के दौरान और किनसे क्या बातचीत हुई थी। एक चीज स्पष्ट कीजिए राजीव, क्या मामा के गांव के लोगों से बात हुई है या मामा से ही बात हो पाई है? स्पष्ट कीजिए। नहीं, मामा से बात हुई है। मामा का घर है जहां, वहां 2 मामा रहते हैं और मामा के बाकी 2 परिवार के लोग गया में रहते हैं। तो दोनों जगह सीबीआई की टीम पहुंची थी कल। ठीक है, नजर बनाए रखिए राजीव। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे बात करेंगे गुमला की। देखिए, यहाँ पर 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म की खबर मिल रही है। अरहरा गांव से अगवा करके दुष्कर्म की खबर। बारात में आए हुए थे 4 आरोपी। दोनों युवती वहां से बताया जा रहा है मौका पाकर भागने में सफल। दरअसल सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 आरोपी गिरफ्तार। गाड़ी जब्त कर ली गई है। बानो थाना क्षेत्र की ये घटना है। अरहरा गांव से अगवा करके दुष्कर्म करने की खबर मिल रही है। बारात में 4 आरोपी आए हुए थे और बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया गया और दोनों युवती जो है मौका पाकर के हालांकि भागने में सफल रही। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रूपेश भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म की हुई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। आपको बताते हैं, जो पूरा मामला है गुमला जिला के कामडरा थाना क्षेत्र के अरहरा गांव, जहां 4 युवक जो है सिमडेगा के बानो क्षेत्र से बोलेरो में सवार होकर बारात आए थे। जहां से लौटने के दौरान उन्होंने देखा कि एक स्कूटी में 2 युवक और 2 नाबालिग जो लड़की है वो जा रही थी, जिसका पीछा करके 3 जो लोग थे, 2 नाबालिग सहित 1 युवक को उनके द्वारा पकड़ा गया, अपने कब्जे में अगवा किया गया। वहीं मौका पाकर के जो एक युवक था वो मौके से भाग निकला था, जिसके बाद नदी किनारे ले जाकर के जो 4 युवक है बारी बारी से दोनों नाबालिगों के साथ में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद वहां से जो युवक है, जो एक युवक था वो भी मौका पाकर वहां से भाग निकला। जिसके बाद जो पीड़ित जो लड़कियां हैं वो भी वहां से भाग निकली। युवक के द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल जो 4 युवक थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल जो गाड़ी का उपयोग किया गया था उसे भी पुलिस ने जब्त किया है और 4 युवकों से पूछताछ फिलहाल कर रही है। जी रुपेश, जिन 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है वो कौन से गांव के रहने वाले हैं? ये जो लड़के सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड के गांव के रहने वाले हैं और शादी में शामिल होने के लिए कामडरा क्षेत्र में आए थे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रुपेश।
देखिए, गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया। मस्जिद के इमाम पर आरोप है। पूर्णिया के इमाम आजाद फैजान पर आरोप लगा है। नगर थाना के मुकेरी टोला की यह घटना है। अगवा लड़की की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके अब छानबीन भी शुरू कर दी है। देखिए, यहाँ के पूर्णिया का ये मामला है। पूर्णिया के आजाद फैजान पर आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया है और ये आरोप मस्जिद के इमाम पर लग रहा है, क्या खबर है? जी बिल्कुल, कल देर शाम ये मामला सामने आया, तब जब लड़की की मां ने खुद नगर थाने में पहुंचकर अपनी बेटी की अपहरण करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। आरोप जो है वो पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के सबूतर गांव के रहने वाले मस्जिद के इमाम आजाद फैजान पर है। आजाद फैजान नगर थाना क्षेत्र के मुकोई टोला गांव में ही एक मस्जिद के इमाम है और इन्हीं पर आरोप है कि 13 और 14 फरवरी की मध्य रात इन्होंने नाबालिग लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है उसका अपहरण कर लिया है। धोखे से अपहरण करने के बाद कई सारे संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल नगर थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया ताकि लड़की की बरामदगी हो सके और इस पूरे मामले की इस वक्त छानबीन कर रही है। क्या इन आरोपों में सच्चाई है गोविंद? पूछताछ हुई है? देखिए, पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है आसपास के लोगों से। पीड़िता जो है उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की है। इसके अलावा जो मोबाइल फोन है इमाम के, उसके कॉल डिटेल को भी खंगाले जा रहे हैं और सीडीआर भी मांगे गए हैं। तो अनुसंधान लगातार जारी है और जो मस्जिद के इमाम है फिलहाल वो इलाके में नहीं है, इसलिए पुलिस को शक गहरा है और पुलिस जो महिला ने आरोप लगाए हैं उसके आधार पर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इन आरोपों पर कितनी सच्चाई है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले में अपहरण की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद लड़की की बरामदगी के लिए इस वक्त छापेमारी चल रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गोविंद। अब देखिए, कटिहार से बड़ी खबर। बर्ड फ्लू से कौवों की मौत की पुष्टि हुई है। पिछले दिनों देखिए कौवों की मौत हुई थी और सैंपल की जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। जांच में बर्ड फ्लू से इन कौवों की मौत की पुष्टि की गई है। कुर्सेला के कई इलाके में अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन और पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जांच में बर्ड फ्लू से इन कौवों की मौत की पुष्टि हो गई है। तो कुर्सेला के कई इलाकों में अलर्ट, और आपको बता दें कि पशुपालन विभाग की तरफ से उन इलाकों को सैनिटाइज भी किया गया है। तो बर्ड फ्लू के बाद अब यहाँ पर देखिए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है। सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बर्ड फ्लू से इन कौवों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। पुष्टि हुआ है कुर्सेला कंपनी के, क्या अब मेंटेन हो रहा है और कितना अलर्ट है? देखिए, जो विभाग से भी पटना से भी टीम आई थी और जो उनका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, जो टेक्निकल प्रोटोकॉल है, वो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के नेतृत्व में सारे काम करवाए जा रहे हैं और इसमें लोगों को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कंटेन्ड एरिया में और जो भी उसके जो छिड़काव और बचाव के लिए जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए हैं और इसका एक सेट प्रोटोकॉल होता है और जो विभाग से प्रॉपरली बन करके आता है। टीम भी इसलिए यहाँ पर आई थी और उसके हिसाब से हम लोग सारे जो आवश्यक कदम उठा। और देखिए, कल ही न्यूज 18 ने भागलपुर और मुंगेर में भी बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर खबर दिखाई थी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में एक साथ कई कौवों की मौत की खबर आई हुई थी, जिसके बाद बर्ड फ्लू की आशंका देखी गई और अलर्ट जारी किया गया था। जबकि पिछले दिनों मुंगेर में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। इसके बाद सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए पटना लैब भेजा गया। तो देखिए, कई जगहों पर कौवों की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद यहां पर सैनिटाइज किया गया एरिया को। बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई थी, लेकिन पहले सैंपल लिया गया, उसे लैब में भेजा गया और उसके बाद अब पुष्टि हो गई है कि ये बर्ड फ्लू ही है। और अब आपको बिहार में कान फाड़ू डीजे की आवाज बेचैन नहीं करेगी। जी हां, बिहार में अब बिना परमिशन डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। सरकार ऐसे डीजे बजाने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये कानफाड़ आवाज है डीजे की। लोग डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। आवाज इतनी तेज है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अगर मोहल्ले में डीजे बजाकर जश्न चल रहा है तो आपका चैन छिन जाएगा।
बिहार में हर त्योहार, हर पर्व, शादी विवाह या कोई भी मौका हो, डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते मिल जाएंगे। लेकिन अब सरकार डीजे पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। 15 दिनों के भीतर अवैध तरीके से डीजे बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका डीजे भी जब्त किया जाएगा। दरअसल डीजे का मुद्दा विधान पार्षद में उठ गया। निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बज्रवासी ने विधान पार्षद में ये मुद्दा उठाया। एमएलसी ने लोगों की परेशानी बताई, जिसके बाद परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि 15 दिन के भीतर पूरे बिहार में बिना परमिशन बज रहे डीजे की जांच होगी और उसे बंद कराया जाएगा। बिना अनुमति के एक भी डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। और डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं इसके चलते, थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। विधान परिषद का जो परिसर है वहां से आज ही एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी उस पर सामान लदा हुआ था, गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहा है महोदय उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। बिहार में डीजे की धुन पर नाचना गाना आम है। हर पर्व, त्योहार, शादी, मुंडन, जनेऊ में डीजे का बजना जरूरी हो गया है। हर मोहल्ले में आपको डीजे बजाने वाले मिल जाएंगे। देश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डीजे या लाउड स्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन बिहार में लोग नियम को ताक पर रखकर डीजे बजा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में बिहार में डीजे बजाने को लेकर जल्द ही सख्त नियम लागू होने की संभावना है। बिना प्रशासन के परमिशन के अब डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब जरा बिहार में डीजे बजाने के नियम जान लीजिए। देखिए, बिहार में डीजे बजाने पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन किसी मौके पर संगीत बजाया जा सकता है, लेकिन तेज साउंड वाला लाउड स्पीकर या डीजे नहीं बजाया जा सकता है। खास मौकों पर डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। देखिए, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और डीजे पर बैन है। गाड़ियों के डिजाइन बदलकर डीजे गाड़ी बनाई जा रही है, लेकिन अब ऐसी गाड़ियों पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी। डीजे बनाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। उल्लंघन करने पर लाउड स्पीकर और डीजे जब्त किया जा सकता है और ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए। और देखिए, डीजे बजाने को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। सुनील सिंह ने रामनवमी में डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल सुनील सिंह ने सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा के विसर्जन में डीजे पर रोक लगाने की मांग की है। आरजेडी एमएलसी ने यह कहा है कि शादी विवाह में डीजे बजाना क्षम्य है, लेकिन सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में बीजेपी के लोग 20-20 डीजे लेकर चलते हैं और उस पर रोक लगनी चाहिए। है कि डीजे अगर शादी विवाह में बजता है तो यह तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में डीजे न बजे तो लगेगा कि हम स्मशान घाट जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन जो इस तरह से सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में, सबसे ज्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।